देखिए हम पढ़ रहे थे क्लास 8th में सोशल साइंस सब्जेक्ट में बाह्यकारी शक्तियाँ, है ना। तो इसमें हमने आधा पाठ पढ़ लिया है। हम जानते हैं पवन के कार्य। तो तल संतुलन के कारक के रूप में पवन मरुस्थलीय प्रदेश में अधिक सक्रिय होती है। इन क्षेत्रों में पवन को अपने कार्य निर्विघ्न संपन्न करने के लिए अनुकूल दशाएं मिलती हैं। मरुस्थलीय प्रांत में वर्षा की कमी, उच्च तापमान, तेज हवाएं, वनस्पति का अभाव, ऐसी ही अनुकूल दशाएं इन प्रदेशों में तापमान की अधिकता से खुली चट्टानें दिन में गर्म होकर फैलती हैं तथा रात में तापमान अत्यधिक गिरने के कारण ठंडी होकर सिकुड़ने लगती हैं। फैलने और सिकुड़ने से चट्टानें टूटती रहती हैं, अंत में छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाती है। यह क्रिया अक्ष द्वारा अपक्ष द्वारा संपन्न होती है। अब हम जानते हैं अपर्दन। तो मरुस्थलीय भागों में पवन वेगवान होती है। वह अपने साथ कंकड़ों और बालू के कणों को तक उड़ा ले जाती है। पवन के साथ लगते उड़ते हुए ये कण आपस में एक दूसरे से घर्षण तथा सम्मुख चट्टान से टकराते हुए खरोचते हैं। अपर्दन का यह कार्य अपघर्षण सन्निघर्षण अपवाहन के रूप में संपन्न होता है। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं अपवाहन, चट्टान कणों को उड़ाकर ले जाने की क्रिया होती है अपवाहन। सन्निघर्षण क्या होती है? पवन में उड़ते कणों का परस्पर टकराते हुए विखंडित होना सन्निघर्षण कहलाता है। और अपघर्षण रेत कणों से युक्त पवन द्वारा चट्टानों को रगड़ कर घिसने की क्रिया कहलाती है अपघर्षण। पवन अपर्दन के ये कार्य प्रभावित होते हैं। तो देखिए पवन की गति से, कणों के आकार, मात्रा व ऊंचाई से, चट्टानों की संरचना और बनावट से तथा जलवायु से। पवन अपर्दन से छत्रक यारदांग की आकृति बनती है। देखिए छत्रक यारदांग बना हुआ है। जब पवन का अपर्दन होता है तो ऐसी आकृति बनती है। ठीक है, आगे देखिए निक्षेपण। तो अपरदित पदार्थों को पवन अपने साथ परिवहन द्वारा दूर दूर तक उड़ा ले जाती है। जैसे ही पवन का वेग कम होता है या कोई अवरोध आता है, निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। निक्षेपण से बालू के टीले, बरखान और लोयस स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। बालू के टीले ये देखिए कैसे होते हैं। बालू के टीले ये बने हुए हैं। देखिए बालू मिश्रित पवन के मार्ग में अवरोध आने पर बालू के ढेर टीलों के रूप में निर्मित होते हैं। ये अर्धचंद्राकार टीले होते हैं जहाँ सदैव एक ही दिशा में से हवा बहती है और ये वहीं बनते हैं। फिर आता है लोयस। लोयस कैसे बनता है? अत्यंत महीन बालू मृदा के साथ बहुत दूर जाकर जमा हो जाती है और इस तरह जिस मैदान की रचना होती है उसे लोयस कहते हैं। चीन का लोयस का मैदान इसका अच्छा उदाहरण है। फिर समुद्री लहरों के कार्य देखिए। समुद्र का जल कभी शांत नहीं रहता है। वह लहरें, धाराएं और ज्वार भाटा के रूप में सदैव गतिशील रहता है। इसके निरंतर प्रभाव से तटीय भागों में अनेक प्रकार की स्थलाकृतियां बनती रहती हैं। तटीय प्रदेशों में समुद्री लहरें तल संतुलन का प्रभावी कारक भी हैं। लहरें समुद्री तट पर अपर्दन, काटने, कटे हुए पदार्थों को बहाकर ले जाने, परिवहन तथा ले जाने का मतलब क्या होता है? परिवहन तथा उसे किसी तट पर जमा करने, निक्षेपण का कार्य संपन्न करती है। तो समझ में आ गई। अपर्दन का मतलब होता है काटना, बहाकर ले जाने मतलब होता है परिवहन और जमा करने का मतलब होता है निक्षेपण। अपर्दन देखिए समुद्र की शक्तिशाली लहरें निरंतर तटीय भागों पर स्थित कठोर चट्टानों पर प्रहार करती है। अपर्दन के इस कार्य में चट्टानों के छोटे छोटे नुकीले टुकड़े तथा बालू के कण लहरों के साथ औजार का कार्य करते हैं। इनके कारण चट्टानों के अपर्दन से समुद्री भृगु, समुद्री गुफाएं, मेहराबें, स्तंभ आदि स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। देखिए भृगु बना हुआ है ऐसे, ये देखिए ऐसे बनते हैं ना। परिवहन देखिए लहरें अपने साथ बालू कणों और चट्टानों के टुकड़ों को बहाकर लाती भी हैं और विखंडित टुकड़ों को ले भी जाती हैं। निक्षेपण देखिए समुद्र की लहरें अपेक्षाकृत सपाट और समतल तटों पर निक्षेपण का कार्य संपन्न करती हैं। इसके परिणामस्वरूप तटों पर अनेक स्थलाकृतियों की रचना होती है। जैसे पुलिन। पुलिन का मतलब क्या होता है? बीच, रोधिका, लेगून आदि। पुलिन क्या होता है? तो देखिए समुद्री लहरें अपरदित पदार्थों को तट के निकट उथले समुद्र में जमा करती हैं। कुछ समय बाद वह डूबा हुआ क्षेत्र निक्षेपण होते रहने से बाहर प्रकट हो जाता है। कंकड़, बालू, बजरी का एक समतल ऐसा तटीय मैदान बन जाता है जिसे पुलिन कहते हैं। पुलिन ये जो बीच कहते हैं ना, ये बीच ही क्या कहलाता है? पुलिन। मुंबई में चौपाटी, चेन्नई में मरीना, गोवा तथा केरल के तटों पर अनेक पुलिन पाए जाते हैं। पुलिन को बीच भी कहते हैं। रोधिका देखिए कहीं कहीं तट पर, ये देखिए पुलिन ये ऐसा होता है पुलिन ना, ये बीच। रोधिका कहीं कहीं तट के समानांतर बालू कंकड़ से निक्षेपित लंबी पट्टी बन जाती है। इसका एक सिरा तट से जुड़ा रहता है और दूसरा मुंह तट के समांतर दूर तक चला जाता है। मानो कोई अवरोध बना दिया हो ऐसी आकृति को रोधिका कहते हैं। फिर देखिए लैगून। कभी कभी समुद्र लहरों द्वारा निक्षेपण में रोधिका के दोनों छोर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और जल का कुछ भाग तट और रोधिका के बीच घिरा हुआ रहता है। खारे जल की भरी हुई ऐसी स्थलाकृति को लैगून कहते हैं। लैगून एक समुद्र तटीय झील होती है। उड़ीसा के तट पर चिल्का झील,
पूर्वी तट पर पुलिकट झील और पश्चिमी तट पर केरल के वेम्बनाड झील लैगून के उदाहरण हैं। आगे हम देखते हैं मृदा का निर्माण, कटान एवं संरक्षण। तो मृदा जैव तथा जैव पदार्थों से बनी एक परिवर्तनशील और उत्पादक उर्वरक पतली परत है जो भूपृष्ठ को ढके हुए है। मृदा की परत वनस्पति के आवरण को बनाए रखने में मदद देती है। मानव जीवन और प्राचीन सभ्यताओं के विकास में मृदा की अति महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मृदा निर्माण के कुछ कारक, प्रमुख कारक। चट्टानों के अपक्षय और अपार्दन क्रिया द्वारा मृदा का निर्माण होता है। मृदा निर्माण में सहायक कारकों में मुख्य है मूल चट्टानें, धरातलीय बनावट, जलवायु, समय एवं वनस्पति व जीव जंतु। तो देखिए सबसे पहले आता है मूल चट्टानें। ये चट्टानें विभिन्न खनिजों के मूल पदार्थों से निर्मित होती हैं। मूल चट्टानें भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं द्वारा अपघटित होती हैं। इससे मृदा के अजैव खनिज कणों का निर्माण होता है। मूल चट्टान ही मृदा निर्माण के रासायनिक संगठन, रंग, बनावट, खनिज अंश तथा उर्वरता को प्रभावित करने में सहायक होती है। धरातलीय स्वरूप, मृदा निर्माण में सहायक होने वाली क्रियाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धरातलीय बनावट से प्रभावित होती हैं। तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में भूमि में पानी का रिसाव कम होने से मृदा निर्माण प्रक्रिया धीमी होती है क्योंकि पानी तेजी से बह जाता है। इसके विपरीत मंद ढाल वाले क्षेत्रों में जल की बहाव गति धीमी होती है। इससे जल द्वारा मृदा निर्माण कार्य अधिक होता है। आता है मैदानी क्षेत्रों में पूर्ण विकसित उपजाऊ मृदा का निर्माण होता है। देखिए समय, मृदा के निर्माण में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाएं बहुत लंबे समय तक कार्य करती हैं, इसलिए मृदा निर्माण में बहुत लंबा समय लगता है। जलवायु, मृदा निर्माण की प्रक्रिया में जलवायु सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक है जो स्वतंत्र रूप से काम करता है। वास्तव में मृदा का निर्माण चट्टानी मूल पदार्थ जैसे निष्क्रिय घटक और जलवायु जैसे सक्रिय घटक की परस्पर प्रतिक्रियाओं द्वारा होता है। जलवायु जैविक प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। दो भिन्न प्रकार की जलवायु दशाओं में एक ही प्रकार की मूल चट्टानों से भिन्न भिन्न प्रकार की मृदाओं का निर्माण होता है। वनस्पति एवं जीव जंतु, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु मूल चट्टानी पदार्थों को विकसित मृदा में बदलने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। सड़े गले पौधे तथा मृत जीव जंतुओं के अवशेषों से मृदा में जैविक अंश बनते हैं। अपघटन तथा जैविक प्रक्रियाओं के सहयोग से जैव पदार्थ ह्यूमस के रूप में बदल जाते हैं। ह्यूमस से ही मृदा उपजाऊ बनती है। ह्यूमस के द्वारा ही वनस्पतियों और फसलों को पोषण मिलता है। आगे देखते हैं हम मृदा परिच्छेदिका। तो पूर्ण विकसित मृदाओं के लंबवत परिच्छेद कटान में गठन, रंग और परतें एक के ऊपर एक बिछी होती है। मृदा की परतों के विन्यास को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। ये देखिए चित्र में मृदा परिच्छेदिका बनाई गई है ना। ये ऊपरी मृदा है, ये उपमृदा है और ये अपक्षवित मूल चट्टानी पदार्थ है। ऊपरी परत, दूसरी परत को उपरत, तीसरी परत को अपक्षेद मूल चट्टानी पदार्थ तथा चौथी परत में मूल चट्टानें होती हैं। ऊपरी परत की ऊपरी मृदा ही वास्तविक मृदा की परत है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ह्यूमस तथा जैव पदार्थ पाए जाते हैं। सबसे ऊपर ह्यूमस और सबसे नीचे जैव तत्वों की प्रधानता होती है। दूसरे परत में उपमृदा होती है जिसमें चट्टानों के टुकड़े, बालू, गाद और चिकनी मिट्टी होती है। तीसरी परत में अपक्षेद मूल चट्टानी पदार्थ तथा चौथी परत में मूल चट्टानी पदार्थ होते हैं। अब देखिए मृदा अपर्दन। मृदा की ऊपरी परत मानव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी संसाधन है। मनुष्य और जीव जंतु अपने कार्यों के द्वारा मृदा के विनाश के कारण बनते हैं। इनके कारण मृदा तो कट कर बह जाती है या नष्ट या अनुपयोगी हो जाती है। मृदा पदार्थों से अत्यधिक विनाश, कटाव की इस प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। प्राकृतिक शक्तियों या मानवीय क्रियाओं से मृदा के आवरण को हटाने को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन के कारण मृदा को सबसे बड़ी क्षति अपरदन के कारण होती है। जब भूमि से वनस्पति का आवरण हटा दिया जाता है तो मृदा की ऊपरी परत ढीली पड़ जाती है। तेज वर्षा के साथ मृदा के कारण मृदा के कण बह जाते हैं और तेज हवा के साथ उड़ जाते हैं। पशुओं की अत्यधिक चराई, वनों के अनधिकृत कटाई के कारण अपरदन होता है। इसके अतिरिक्त अत्यधिक उर्वरकों का प्रयोग, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग तथा अनियंत्रित सिंचाई के कारण उपजाऊ मृदा बेकार हो जाती है। अब देखिए पहले मृदा संरक्षण। तो मृदा मानव के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। यह विभिन्न प्रकार के जीवों का भरण पोषण करता है। मृदा अपरदन से विनाशकारी बाढ़ें आती हैं, फसलों के उत्पादन में रुकावट आती है, भूमि वनस्पति विहीन हो जाती है। अतः इसका संरक्षण आवश्यक है। मृदा संरक्षण से तात्पर्य
उन विधियों से है जो मृदा को अपने स्थान से हटने से रोकते हैं। इसके लिए निम्न विधियां अपनाई जाती हैं। पहला, वनों का संरक्षण। वृक्षों की जड़ें मृदा पदार्थों को बांधे रखती है। वृक्षों की सड़ी गली पत्तियां मृदा को उपजाऊ बनाती है, इसलिए वनों का संरक्षण आवश्यक है। वृक्षारोपण। नदी, घाटियों, बंजर भूमि तथा पर्वतीय ढालों पर वृक्ष लगाना मृदा संरक्षण का महत्वपूर्ण उपाय है। इसके द्वारा मरुस्थल के विस्तार को रोका जा सकता है। फिर देखिए भूमि उद्धार। जल द्वारा बनी ऊबड़ खाबड़ भूमियों को समतल बनाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। नियोजित चराई। अत्यधिक चराई के कारण मृदा की परत ढीली पड़ जाती है, उसमें उसके कणों को वायु उड़ा ले जाती है, यह जल बहा ले जाता है। अतः अनियंत्रित चराई पर रोक लगाना चाहिए। फिर बाढ़ नियंत्रण। बाढ़ों से जल प्रवाह के वेग के कारण मिट्टी के बह जाने से मृदा अपरदन में वृद्धि होती है। अतः नदियों पर छोटे छोटे बांध बनाए जाने चाहिए ताकि प्रवाह का वेग कम होने से अपरदन कम हो। फिर सीढ़ीदार खेत बनवाना। पर्वतीय ढालों पर मृदा संरक्षण के लिए सीढ़ीदार खेत बनवाना अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि ढाल में बहती मिट्टी समतल खेत में जमा हो जाती है। लास्ट देखिए, फसलों में फेरबदल। तो मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिए फसलों को बारी बारी से बदलकर बोना चाहिए। मृदा संरक्षण की कुछ गतिविधियां हमको बताई गई। देखिए, वृक्षारोपण संबंधी गतिविधियां विद्यालय प्रांगण के संबंधी है ना, ये हमको कुछ गतिविधियां बताई गई हैं, तो ये हमको करके मृदा अपरदन को हम रोक सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे पाठ समाप्त होता है बच्चों। आप इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और फिर से समझिए। फिर इसके अगले वीडियो हम करवाते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। धन्यवाद।